तो ही 2-3 बार में भी ईसीजी में ज़्यादा पैनिक हो जाए तो फिर वो पॉइंट बन जाती है, और ईसीजी की वजह से माइनर पॉइंट की वजह से हमको रिमेडिकल मिल जाता है। ये 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए, 14 डेंटल पॉइंट से प्लस होने चाहिए, या 45 में से 10-12 बच्चों के डीएनएस का पॉइंट मतलब देखने में बन जाता है। हेलो, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पृथ्वीराज, और हमारे यूट्यूब चैनल पृथ्वीराज ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने आज प्रस्तुत हैं एक नई सीरीज जिसके अंदर हम आपके लिए लेकर आए हैं एयरफोर्स का मेडिकल रिव्यू, मेडिकल का कंप्लीट रिव्यू कि एयरफोर्स के अंदर मेडिकल कैसे होता है और कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। और इन सब स्टेप्स को आप एक बार अगर ध्यान से सुनोगे तो डेफिनेटली आप एयरफोर्स का मेडिकल क्रैक कर जाओगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो आज हमारे साथ में है जसवंत सिंह, जो एयरफोर्स का फिजिकल और मेडिकल फाइट कर चुके हैं। इनको ग्रीन कार्ड मिल चुका है, ये ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। तो इनसे जानेंगे पूरी हकीकत क्या है, वो सब जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे शो के अंदर। धन्यवाद। और आप अग्निवीर बने, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आज हम दर्शकों को देने वाले हैं मेडिकल के बारे में रिव्यू। तो आपका जो रिव्यू क्या रहा वो ऑनेस्टली हम सब बताने वाले हैं। तो आपने सबसे पहले जैसलमेर के अंदर आपका जो मेडिकल हुआ था, तो आपने कितने बजे वहाँ पर रिपोर्टिंग किया? जैसे कि एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ होता है 6:30 बजे रिपोर्ट करने का, उससे 1 घंटे भर पहले वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि सेंटर का पता नहीं किस समय एंट्री दे, और वो जो 1 घंटे पहले एंट्री हो जाती है तो उस समय हम सेफली और सिक्योर एंटर करें, इसी में हमारा फ़ायदा ही है। और जब आपको जैसलमेर के सेंटर पर बुलाया गया तो आपने जैसलमेर का एयरफोर्स स्टेशन देखा, वो कैसा लगा आपको? उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? स्टेशन बड़ा था जैसलमेर वाला, और एयरफोर्स हॉस्पिटल जो बहुत बड़ा था जैसलमेर वाला, उसमें स्टेशन भी था और एयरफोर्स का हॉस्पिटल भी था और आर्मी का भी एरिया था। तो सेंटर तो बहुत फैसिलिटेड था और बड़ा भी था। वहाँ पे ऑफिसर और जो भी थे एयरमैन भारी मात्रा में थे। अब आप आगे की बात करते हैं कि जब आपकी एंट्री हो चुकी थी, आपने सीधे एयरफोर्स स्टेशन पर एंट्री की थी या फिर एयरफोर्स हॉस्पिटल में? वो जो एयरफोर्स स्टेशन था बाहर, उसमें उसके अंदर हमको गाड़ी के द्वारा ले जाया गया। जो एयरफोर्स हॉस्पिटल था अंदर, हमने बाहर स्टेशन के बाहर मतलब एंट्री हुई हमारी, फिर अंदर ही उन्होंने व्यवस्था करके हमारे से जो भी पहचान वगैरह आया, आधार कार्ड से आइडेंटिटी लेके वहाँ से हॉस्पिटल भेज दिया हमको। हाँ, बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि मेडिकल के लिए जाने से पहले कैंडिडेट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने पड़ते हैं? डॉक्यूमेंट तो सब हमसे ले लिए जाते हैं फेज़ 2 में, और फिर एक बचता है एडमिट कार्ड। वो जो फेज़ 2 के कम्प्लीटेशन के बाद एक एडमिट कार्ड देते हैं, वो एडमिट कार्ड कंपलसरी है, और 1-2 फ़ोटो ले जाना चाहें तो ठीक है, और आधार कार्ड कंपलसरी है। और कुछ रुपए भी ले जाने पड़ते हैं? हाँ, रुपए 200-300 जो खाने का होता है वो मैनेजमेंट आप लेके चलो। बाकी अगले दिन नेक्स्ट डे जो जिनको रेड कार्ड मिलता है उनसे अलग ही वो फीस ली जाती है, थोड़ी बहुत जो बनती है। अच्छा, ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब जैसे कि आपको मेडिकल वाले हॉल के अंदर एंटर सीधा हॉस्पिटल में एंटर करवाते हैं या वहाँ पर कोई चेकिंग वगैरह होती है? अंदर एक बार तो चेकिंग होती है, फिर जो प्रोसीजर स्टार्ट होता है उस प्रोसीजर के हिसाब से, जैसे कि पहले जो ब्लड टेस्ट होता है, जो भी टेस्ट होते हैं प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमको वहाँ पे सिटिंग में खड़ा कर दिया जाता है। जी, सबसे पहले जो मेडिकल का चेकअप होता है वो कहाँ से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कौन से टेस्ट होते हैं? सबसे पहले जैसा कि एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होता है कि 14 घंटे पहले खाना नहीं खाना चाहिए। 14 घंटे तक वो खाना नहीं खाना चाहिए, ताकि आपका भूखे पेट एक ब्लड टेस्ट करवाया जाता है और एक खाना खाने के बाद करवाया जाता है। तो जाते ही हमारे से एक ब्लड टेस्ट लिया जाता है और फिर हमको कुछ खाने के लिए दिया जाता है, फिर दूसरे टेस्ट के लिए हमको भेजा जाता है। दोस्तों, जैसा कि अगर आपको कल मॉर्निंग में जो टेस्ट होने वाला है सुबह जल्दी, तो रात को खाना खाया उसके बाद में कुछ भी नहीं खाना पीना है, बिल्कुल खाली पेट वहाँ पर रिपोर्टिंग करना होता है। तो ब्लड टेस्ट का सैंपल ले लिया जाता है। और सैंपल लेने में कोई तकलीफ नहीं हुई आपको? नहीं, मेरे को कुछ नहीं हुई तकलीफ। ठीक है, तो उसकी जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो तो बाद में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। उसके बाद में आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद में क्या होता है? बाद में ईसीजी होता है, जिसके लिए मतलब काफ़ी बच्चों को पॉइंट मिलता है ईसीजी के लिए। ईसीजी में क्या है कि बिल्कुल ही नॉर्मल रहना और इतनी टेंशन नहीं लेना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अपने को बिल्कुल नॉर्मल लेके रह के जाना है, और फिर ईसीजी ताकि नॉर्मल आए। अगर ईसीजी में पैनिक होंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ईसीजी पैनिक होगी तो वो एक बार फिर लेते हैं, ईसीजी 2 बार कर लेते हैं, किन्हीं सेंटर में 2-3 बार ले लेते हैं। तो 2-3 बार में भी ईसीजी में ज़्यादा पैनिक हो जाए तो फिर वो पॉइंट बन जाती है, और ईसीजी की वजह से माइनर पॉइंट की वजह से हमको रिमेडिकल मिल जाता है। ये बहुत
मतलब कह सकते हैं कि प्रॉब्लम हो जाती है। फिर ईसीजी में नॉर्मल रहना चाहिए और कुछ नहीं, बाकी टेंशन की बात नहीं है, ईसीजी एकदम नॉर्मल ही आती है। मतलब कि एकदम माइंड को थोड़ा फ्रेश रखना है, ज़्यादा डरना नहीं है, ताकि आपकी हार्ट रेट है जो बराबर आए। ICG में लगभग कितने लोगों को बाहर किया गया था वहाँ पर? ईसीजी में तो अब की बार 2-3 पॉइंट मिले थे, बाकी ज़्यादा पॉइंट नहीं मिले इस बार। ज़्यादा पॉइंट है जो नहीं मिले। ठीक है, ICG के आगे की बात करते हैं। ICG के बाद में कौन सा टेस्ट होता है? ईसीजी के बाद डेंटल वगैरह जो भी नॉर्मल टेस्ट होते हैं वो बाद में हो जाते हैं। डेंटल में किसी के दांत आगे पीछे होते हैं, या फिर किसी के एक आध दांत नहीं है तो उनको पॉइंट मिलता है, या फिर किस प्रकार वहाँ पे है? डेंटल में इतने ज़्यादा गहरे पॉइंट नहीं बनते, सीरियस पॉइंट नहीं बनते। बाकी डेंटल में ये होता है कि आपके 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए, 14 डेंटल पॉइंट से प्लस होने चाहिए, या 14 डेंटल पॉइंट होने चाहिए। आपके दांत उबड़ खाबड़ हो ऐसे इतना कुछ मायने नहीं रखता। बाकी दांत होने चाहिए 28 या 28 से ऊपर, और ज़्यादा कैविटी वगैरह नॉर्मल होती चलती है, ज़्यादा ऐसे दांत पूरे गए हुए कैविटी की वजह से ये नहीं चलता है। बाकी डेंटल में इतना सीरियस पॉइंट नहीं बनता है। तो किसी के दांत जैसे पीले होते हैं या कुछ गुटखा वगैरह खाते हैं, उन लोगों के लिए कुछ पॉइंट वगैरह मिलते हैं? नहीं, उनका कुछ पॉइंट नहीं बनता, उनको साफ़ करना चाहिए, दांत साफ़ करके जाएं आप बस, बाकी कोई पॉइंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं बनता। जी जी बिल्कुल। डेंटल के टेस्ट हो गए जैसे, उसके बाद में आइज़ का टेस्ट। आई टेस्ट में तो आई टेस्ट एक डिफरेंटली होता है, ये में मेजर होता है आई टेस्ट। जिसके आई साइड वीक होती है उसको फिर प्रॉब्लम होती है, और जिनके आई में पहले ही दिक्कत है, जैसे चश्मा लगा हुआ है जिनके, तो उनको एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होल्ड करके वहाँ ले जाना चाहिए, और जो भी चश्मा लगा हुआ है उसको चश्मे को साथ ले जाना चाहिए। और प्रिस्क्रिप्शन है जो भी, फिर जिनकी प्रॉब्लम होती है देखने में, फिर उनको वो चश्मा पहना के वो दिखाया जाता है, जो भी है वहाँ पे चार्ट लगा हुआ होता है, वो उस चार्ट को चश्मा लगा के पढ़ लेते हैं, तो उनको फिर आगे प्रोसीजर में डाल दिया जाता है कि ये चश्मा इनके मतलब लग कर ये देख सकते हैं। अच्छा, मतलब कि चश्मे के साथ में देख सकते हैं। चश्मे के साथ में और देख जो सकते आपने बात कही प्रिस्क्रिप्शन की डॉक्टर की, वो डॉक्टर सरकारी डॉक्टर होना चाहिए या कोई जो ऑथेंटिक डॉक्टर है वो लिख सकता है? हैं। नहीं, कोई भी प्राइवेट डॉक्टर हो सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और सील होनी चाहिए उस पर। जी जी बिल्कुल। और आँखों के अंदर जो चार्ट दिया जाता है, वो चार्ट किस प्रकार का था वहाँ पर? चार्ट वो ए वाला, एक हिंदी वाला चार्ट था, एक इंग्लिश वाला चार्ट था, और एक सी था जो मतलब उसकी साइड में डायरेक्शन बतानी थी, ये अप साइड में, या डाउन साइड में, या लेफ्ट में, या राइट में। आई टेस्ट था वो आपने आराम से क्वालिफाई किया? हाँ, आई टेस्ट तो आराम से हो गया। ठीक है, आई टेस्ट की बात होगी। उसके बाद नोज टेस्ट। वो एक अलग ही टेस्ट होता है इनका। नोज़ का होता है डीएनएस, जो मेजर पॉइंट है, मतलब काफ़ी में होता है। 45 में से 10-12 बच्चों के डीएनएस का पॉइंट मतलब दिखने में बन जाता है। बाकी इससे पैनिक नहीं होना है। डीएनएस का क्या होता है कि किसी के नाक टेढ़ा होता है, लेकिन नाक में जो होती है ना एयर, वो जाने की, वो तो बरोबर जाती है। हाँ। तो इससे क्या है कि डीएनएस पॉइंट नाक की टेढ़ापन से नहीं मिलता, वो एयर की जो एयर कंडीशन जाती है ना उसमें, उससे उससे मिलता है। बाकी इससे क्या होता है कि अब अपने को 1 दिन पहले या 2 दिन पहले वो जो नेसल स्प्रे होता है वो करके जाना है नाक से, ताकि नाक के जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाए, तो इससे पॉइंट नहीं मिलता है, पॉइंट से बच जाते हैं आप। जी जी। अब बात करते हैं हम इसके बाद के टेस्ट की। बाद में कौन सा टेस्ट होता है? अपेंडिक्स चेक करते हैं, और जो भी पेट वगैरह के लिए सिस्टम वो चेक करते हैं। पेट का जांच करने के लिए चेस्ट का टेस्ट नहीं होता क्या वहाँ पर, छाती का? चेस्ट का एक्सरे होता है, और बैकबोन का एक्सरे भी होता है। अच्छा, तो वो एक्सरे में एक्सरे आपका नॉर्मल आया था? हाँ, एक्सरे नॉर्मल आता है। जी जी। बाकी किसी के बैकबोन में प्रॉब्लम होती है, जिसकी टेडी होती है, हाँ। उसको फिर पॉइंट मिलता है, तो वो पॉइंट कठिन है क्लियर करना। अच्छा, वो जो हड्डी का पॉइंट हड्डी है का तो पॉइंट है, उसको हड्डी का पॉइंट करना। तोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। आई का और हड्डी का, ये दोनों पॉइंट तो मेजर होता है एयरफोर्स में, बाकी कोई भी पॉइंट टूट सकता है। और कान के टेस्ट की बात करें, वो कैसे होता है? ईयर का टेस्ट हुआ एक बार, तो पहली बार में तो वो हुआ था कि ईयर देखते हैं वैक्स वगैरह ठीक है या नहीं है। फिर बाद में पर्दा देख के, फिर एक जो लास्ट में टेस्ट हुआ था उससे मतलब आगे से जो एक होता है एयरमैन, वो ऐसे नॉक नॉक करता है अपने कान पर, और आपने को मतलब सुनना पड़ता है कि क्या बोल रहा है दूसरा वाला, वो सुन के वो नॉर्मली हो जाता है। और ये ईयर को वैक्स करके जाना है, और बाकी के ईयर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर वैक्स करना कंपलसरी है या नहीं? आपके अगर पहले से साफ हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें साफ़ करने में। बाकी तो अगर साफ़ नहीं है, ईयर में कचरा है, तो आप साफ़ करवा के जाएँ, नहीं तो वो चेक नहीं करेंगे आगे, ये इसका पॉइंट मिल जाएगा फालतू में। ज़्यादा अगर कचरा अगर है, आपको लगता है कि है, तो वैक्स करवाना है। अगर एकदम साफ़ है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे की बात करते हैं।
आँख, नाक और कान की बात हम कर चुके हैं, दांतों की बात हो चुकी है। अब गले का कोई टेस्ट होता है? हाँ, वो नॉर्मल चेक करते हैं गले की टेढ़ापन जो भी है, बाकी तो चेक। नॉर्मल। अभी बात करते हैं हाथों के टेस्ट की, हाथों का, उंगलियों का, और ये टेस्ट किस प्रकार होता है? ये टेस्ट एक मतलब पूरे ही शरीर का नौकनी वगैरह जो भी है हाथों के, मतलब नर्वसनेस, स्वेटिंग और फ्लैट फुट, ये सब एक साथ ही होते हैं। ये सब और एक साथ होते हैं। उनमें जो फ्लैट फुट है और नौकनी है, ये मेजर पॉइंट्स बनते हैं। बाकी हाथों जिनके ज़्यादा टेढ़े होते हैं, हाथ में हड्डी टूटी हुई होती है किन्हीं की, तो फिर उनके प्रॉब्लम होती है। बाकी नॉर्मल जो बंदा है जो उसके कुछ प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। किसी कैंडिडेट के अगर हाथ में और कोई भी अन्य जगह पर अगर कोई पुरानी चोट लगी हुई है और उसकी वजह से कोई डैमेज है, तो उनको किस प्रकार जो उनको पॉइंट मिला है या नहीं? नहीं, डैमेज से कुछ इतना पॉइंट नहीं मिलता। आपके वो जो रिकवर हो रही है, धीरे धीरे चोट है वो रिकवर हो रही है, उनको लग रहा है कि रिकवर हो रही है ये, तो उनको क्या पॉइंट मिलेगा? ये तो रिकवर हो जाएगी 4-5 महीने में। जी जी बिल्कुल। तो इसके बाद में कौन से टेस्ट हुए थे आपके हाथों के? ऐसे हाथों को सीधा रखना और इस प्रकार के कोई टेस्ट, उनमें किस प्रकार है? हाँ, इसमें जो होता है कि हाइपरटेंशन और नर्वसनेस आ जाती है किन्हीं में। जो नी पर खड़े करते हैं और फिर देखते हैं कि किसके हाथ नर्वस कर रहे हैं और स्वेटिंग किसके हो रही है। तो इसमें जो जिसके स्वेटिंग करती है और नर्वस करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं हाथ, उनको वीर पॉइंट मिलता है। और इसमें और एक ये था कि उठक बैठक सिटअप निकालते हैं, तो जिनके कैल्शियम की कमी होती है तो ये हड्डी में आवाज़ आती है, तो हड्डी, हाँ, कट कट की आवाज़ आती है, तो इनको भी पॉइंट मिल रहे थे। तो एक हाथों की उंगलियों को जैसे ऐसे सीधा करवाते हैं तो एकदम सीधी दिखती है किसी की, और किसी कैंडिडेट की थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, तो उनको कुछ पॉइंट मिला क्या? इनको कुछ नहीं मिलता। कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है। ज़्यादा मेजर हो तो कुछ फिर पॉइंट बनाते हैं, बाकी तो नॉर्मल में कोई भी सेंटर में पॉइंट नहीं बनाते। ठीक है, अभी बात करते हैं अगर पेट के संबंधी और कोई जांचें होती है क्या वहाँ पर? नहीं, चेस्ट एक्सरे होता है और ये होता है अपेंडिक्स चेक हो जाती है, और बाकी हार्ट बीट चेक कर लेते हैं, और बाकी ब्लड वाला जो ब्लड चेकअप होता है उसमें सब चेक हो जाता है। जी जी। ब्लड टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, आपने पता किया? ब्लड टेस्ट में एक हीमोग्लोबिन का होता है, और KFT और LFT? CFC, KFT तो नहीं होता, बाकी CBC वगैरह ये सब जांच होती है। सामान्य जांचें होती है ब्लड की? यूरिन की भी होती है, ये सब नॉर्मल जांचें होती है ये तो। अच्छा। तो अब लगभग जो वो बॉडी के ऊपर वाले पार्ट के टेस्ट है वो उसकी डिटेल कंप्लीट हो चुकी है, या कुछ उसमें पॉइंट्स बाकी है, या कोई महत्वपूर्ण जानकारी जो आप बताना चाहते हैं? नहीं, इसमें तो क्या है, बाकी चेस्ट मेजरमेंट में जो बच्चे बोलते हैं कि हमारी चेस्ट का साइज़ थोड़ा छोटा है, तो उनको क्या है कि ये है कि चेस्ट का साइज़ जो भी हो अपने को 5 सेंटीमीटर फुलाना है, एक्सपेंड 5 सेंटीमीटर करना है। तो पहले जाते समय चेस्ट को एकदम नॉर्मली रखना है एकदम, फिर चेस्ट का बोले एक्सपेंड करने का तो फिर मतलब फुलवाना पूरी, 5 सेंटीमीटर खुला फिर 5 से ज़्यादा फुलवा देना। जी जी। यही है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि एयरफोर्स मेडिकल के अंदर जो बॉडी का जो अपर पार्ट्स है उसके टेस्ट किस प्रकार होते हैं। आई होप आपको बहुत ही जो एकदम सटीक जानकारी मिली होगी दोस्तों, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप तक हकीकत जानकारी पहुंचाना है। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसके अंदर हम बात करेंगे बॉडी का जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट के जो टेस्ट है, जैसे प्राइवेट पार्ट का हो गया, फ्लैट फुट का हो गया, घुटने का हो गया, और वो सब टेस्ट की बात करेंगे, पाइल्स की बात करेंगे, वो सब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आने वाला है दोस्तों। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको और भी जानकारी मिलने वाली है। कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर आपको हमारे सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।